पुराने समय में जब हम लोग चूल्हा जलाते थे तो जब डस्ट इकट्ठी हो जाती थी, एक औजार होता था, उससे फूंक मारकर उस डस्ट को हटाया जाता था और अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो एक्चुअल में जो भस्त्रिका प्राणायाम है, जो भी हमारे एनर्जी जो बॉडी है उस पर जो ब्लॉकेज हो गए हैं और उसको डस्ट हम सांसारिक भाषा में कह सकते हैं, उसको हटाने की क्रिया है। तो जब हम उस फूकनी का प्रयोग करते थे, कोई नहीं, वो फोटो दिखा दीजिए। चित्रों का बड़ा सहयोग रहता है चीज़ों को समझने के लिए। तो उसमें हम लोग डस्ट को हटाते थे और वहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती थी। ये आप देख रहे हैं, नए बच्चों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इसलिए तो ऐसे ही तो डस्ट हटाने के बाद यहाँ पर अग्नि जो प्रज्वलित होती थी और फिर वो जो भी बनना था सामान, वो बनकर तैयार होता था। ऐसे ही शरीर में भी जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है, तब सारी जो और वेस्टेज जलती है हमारे शरीर की, और वो जो एनर्जी है उसका मार्ग बनता है। भस्त्रिका को अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थानों में किया जाता है। एक जो आम भस्त्रिका की टेक्निक है, वो श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। अधिकांशतः सभी संस्थानों में, और वो ठीक भी है। उसमें श्वास को पूरा भरा जाता है और लंग्स की सफाई की जाती है। संस्थानों के माध्यम से जिस भस्त्रिका का यहाँ प्रयोग होता है ध्यान शिविरों में, संस्थानों के माध्यम से जो अन्य संस्थान काम कर रहे हैं योग पर, उसको गलत भी बोला जाता है। तो कहीं तर्क वितर्क ना हो, कहीं आप तर्क वितर्क में न फंसे, तो हर चीज इसलिए खुल के बताई जाती है। उनका वहाँ गलत कहना ठीक है। जब कोई डीप टेक्निक होती है, वो कभी सामूहिक रूप से नहीं कराई जाती। तो जो जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो बीमार लोग भी हो सकते हैं, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर केवल वही चीज़ें कराई जाएंगी जो केवल शरीर को लाभ तो दे, नुकसान ना दे। लेकिन ध्यानियों के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। ध्यानी लंग्स के लिए काम कर ही नहीं रहा है। वो एक अलग बात है, वो इतनी तीव्र गति से होती है तो लंग्स उससे नेचुरली प्रभावित होंगे और उनकी सफाई होगी। लेकिन ध्यानी की जो सारी चोट है, वो जो मूल में जो एनर्जी बैठी है उस पर है। ये एक चित्र है सर्प का, इसलिए चित्र रखा गया है योगियों के द्वारा। सर्प में और एनर्जी में बड़ी सिमिलरिटी है, और बहुत अध्ययन के बाद ये चीजें रखी गई है, बहुत अध्ययन के बाद। यानी कि बहुत परसेंटेज अगर हम सर्प का निरीक्षण करें, तो जो उस वो एनर्जी है उसका स्वभाव पूरा सामने आता है। वो सोई पड़ी है, किसी को कोई नुकसान नहीं करी। सर्प कभी कभी किसी को नुकसान नहीं करता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति लोगों में फैलाई हुई है कि सर्प एकदम हम लोग डर जाते हैं काट लेगा। वो कभी भी ऊपर तक से गुजर जाएगा, अगर आप शांत लेटे हुए आपके ऊपर से नहीं, लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा। तो सांसारिक जीवन के लिए ठीक है, हम 60-70 साल का जीवन जीते, ये एनर्जी पड़ी है। जब इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है हमको, ये एनर्जी अपना थोड़ा बहुत काम कर देती है संतति को आगे बढ़ाने के लिए, फिर शांत हो जाती है। लेकिन सर्प का दूसरा स्वभाव है, अगर उसको छेड़ा जाए, और जिन लोगों को उसको समझने या संभालने की टेक्निक नहीं मालूम है, तो नुकसानदेह होता है। वो फिर सीधा हुंकार की तरह आपके सामने आक्रमण करेगा। तो इस शक्ति के लिए उन सारी टेक्निक्स का समझना, उसको किस तरह से हम लोग संभाल सकते हैं, कैसे कैसे धीरे धीरे सर्प को जो जानकार हैं, जो उनका पकड़ने का तरीका है, अगर आप उनसे कभी मिलो
तो सर्प को सीधा नहीं पकड़ते, कभी 3-4 बार फुसलाते हैं, अपनी एनर्जी से उसका तालमेल बनाते हैं। मतलब उसको सर्प को लेंगे, ऐसे हाथ निकाल देंगे, फिर निकालें तो वो सर्प को एक तो उनकी एनर्जी फील हो जाती है कि एनर्जी खतरनाक नहीं है मेरे लिए, ये कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति है। और जैसे ही वो सहजता उसके साथ ले लेता है तो सर्प उसके साथ एक हो जाता है, फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। वही इस एनर्जी के साथ हमें काम करना होता है, इसको समझना होता है, सहलाना होता है, प्रेमपूर्ण इसके प्रति होना होता है। और धीरे धीरे एनर्जी हम इसको मार्ग देते हैं, मार्ग देते देते वो तो फिर अनंत यात्रा है। तो जब ये उठती है तो चित्र के माध्यम से समझाएं, तब इसका ये स्थिति होती है। पीछे अग्नि जो दिखाई है, मतलब ये चित्र हैं जो योगियों ने खोजे हैं, और कैसे जो साधक कार्य करें उनको कैसे समझाया जा सके, उनकी बहुत बड़ी खोज है। ये अग्नि प्रज्वलित होती है जब पूरी जम के, तब एकदम धम से एनर्जी खड़ी हो जाती है। तो भस्त्रिका जो यहाँ पर होगी वो बड़ी तीव्र गति से होगी। मैं करके बता देता हूँ एक बार। हम लोग शुरुआत धीमी गति से ही करते हैं, ऐसे ये आम भस्त्रिका है, और अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कर सकता है। लेकिन अगर ध्यान ही कर रहा है तो ध्यान का ध्यान सीधा अपने रीढ़ के अंतिम हिस्से पर, एनस पर, पेरिनियम। पेरिनियम जो जगह है, नहीं बच्चे अगर नहीं जानते हो तो एनस और टेस्टिकल के बीच में जो स्थान है पेरिनियम, वजाइना और एनस के बीच में जो स्थान है वो पेरिनियम, वो सेंटर है जहाँ से एनर्जी सीधी छलांग लगाती है। तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं, और फिर धीरे धीरे ये भस्त्रिका काम करेगी। यहाँ पर जो प्रयोग होंगे धीमी गति से, धीरे 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 धीरे, फिर एकदम उसमें बोला जाएगा स्टॉप, तो वहीं पर रुक जाना है। हमारा मुंह सीधा है, टेढ़ा है, कैसा भी, वहीं पर स्टॉप का मतलब है मैं शरीर से दूर खड़ा हो गया, अब जो भी हो रहा है मैं बस देख रहा हूँ शरीर में क्या हो रहा है। उसी के बीच में थोड़े थोड़े हम ध्यान के कुछ ऐसे सूत्र कि कैसे ध्यान में प्रवेश करें, किस तरह से हम शरीर से अलग होकर शरीर में ही हैं, लेकिन कैसे कैसे अपने आप को भाव स्थापित करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, और धीरे धीरे जो एनर्जी है उसको स्थापित करें। तो इस तरह भस्त्रिका होगी। जिन लोगों को किसी की सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है वो बीच बीच में इस क्रिया को ऐसे कर सकते हैं। इससे यहाँ पर राहत मिलेगी उनको, फिर तीव्र गति से। जो लोग पहली बार कर रहे हैं हल्का सा पेन हो सकता है, थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, वो पेन 1-2 दिन में चला जाता है, अभ्यस्त हो जाती है, हमारी नाड़ियाँ अभ्यस्त हो जाती हैं। लेकिन यही ध्यान रखें कि यहाँ बताने की कोशिश की कि मूल उद्देश्य क्या है भस्त्रिका का। बात वो फोटो मिल रहे हैं आपको, आपकी समझ में तो आ गया ना। दूसरा चीजों को समझना है भस्त्रिका का उद्देश्य, और दूसरा क्या है। जब आप पूरे दिन जो आपकी श्वास गति करती है तो 48 से 58 मिनट तक का टाइम होता है, एक नासिका से गति करती है। कभी भी आप गौर से देखें, अभी भी देखेंगे तो राइट आपकी चल रही होगी, लेफ्ट चल रही होगी, और 58 मिनट, 48 से 58 मिनट के बीच में दूसरी नासिका से गति शुरू हो जाती है। तो ये नाड़ी योगियों ने जिनको नाम दिया है, लेफ्ट है जो हमारा बायां जो पोर्शन है उसको चंद्र नाड़ी बोला है, तो दायां है सूर्य नाड़ी। यानी वहां पे चंद्र श्वास बोलते हैं इसको, सूर्य की श्वास बोलते हैं। ये ठंडी होती है, गर्म होती है। और ये जो बायां पोर्शन है हमारा, राइट जो हमारा ब्रेन है उससे कनेक्टेड होता है, जो राइट और लेफ्ट से कनेक्टेड होता है। ऐसे इनके स्वभाव भी हैं। जब जब ये लेफ्ट से श्वास चलती है तो हम एक अलग अजीब तरह के स्वभाव में हमारा भाव होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करने के होते हैं, आनंद में होते हैं, शांत होते हैं। जब ये राइट से श्वास चलती हैं तो हम देखेंगे
कि वो हमारा जो स्वभाव है थोड़ा कुछ एक्टिविटी तेज करने का, भागा दौड़ी करने का, एनर्जी से फुलफिल महसूस होने का, तो इस तरह का स्वभाव होता है। और ये बैलेंसिंग है कि दोनों की ज़रूरत है इस संसार में। तो 1 घंटा हम इस स्वभाव में रहते हैं, 1 घंटा इस स्वभाव में रहते हैं। तो एक इससे ये भी खोज होती है कि हम बहुत सी बार समझते हैं हम ध्यान में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप देखेंगे उस वक़्त आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी। और अगर आप कुछ कार्य करना चाह रहे हो और आपको बहुत सुस्ती आ रही है, बार-बार नींद सी है, तो आप देखेंगे आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। तो योगियों ने इनको बदलने की भी क्रिया बताई है कि अगर आपको विषम परिस्थितियों में ऐसी ज़रूरत है कि आपको किसी खेल में भाग लेना है और आपकी सुस्ती आ रही है चंद्र नाड़ी, तो आप उसको बदल के सूर्य नाड़ी को शुरू कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एक्टिव जिसमें ब्रेन बहुत एक्टिव चाहिए, और अगर आप ध्यान में जा रहे हैं, निद्रा में जा रहे हैं, तो आप चंद्र नाड़ी शुरू कर लें, तो सहजता से ध्यान और निद्रा में चले जाएंगे। ये एक संसारिक हुआ है। लेकिन जब ये दोनों नाड़ियां सम स्थिति में आती हैं, तब हमारी सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। मतलब वो कुछ समय के लिए एक सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव होती है। वो वही समय है जिस समय वो हर 1-1 घंटे के बाद ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जनरली बड़े बुजुर्ग कहते थे, भाई कोई बात ऐसा मत बोलो, मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है बहुत सी बार, कोई गलत ना बोलो। वो वही समय होता है, उस दौरान आप जो भी बोलेंगे वो सत्य साबित होने वाला है, जो भी आपसे। तो इसीलिए वो हमेशा होशपूर्ण होने के लिए कहते थे कि इस समय एक ऐसी स्थिति आए कि पूरे दिन में आपकी ये नाड़ी बीच बीच में सम होती रहेगी, तो उस वक्त वही घटना होगी जो आप थॉट्स, जो विचार, और वो प्रकट होने शुरू होंगे। क्योंकि यूनिवर्स से जब सीधी फोर्स हमारी टकराती है, तो बड़ी बहुत पावर में ऊर्जा वहां से आती है। उसको काटा नहीं जा सकता, ना उसको रोका जा सकता। आप यूनिवर्स से ऊर्जा ना लें, कोई बात नहीं, यूनिवर्स यूनिवर्स एक सम ऊर्जा सबको दे रहा है जीने के लिए। लेकिन अगर आपने सीधा कनेक्शन बना दिया, तो वहां ऊर्जा का भंडार है। वो इतनी ऊर्जा आएगी, उसे आम ऊर्जा उसे काट नहीं पाएगी, तो वो चीजें प्रकट होकर रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए होशपूर्ण होना जरूरी है। तो भस्त्रिका का योग साधक के लिए भस्त्रिका उद्देश्य बराबर इस श्वास को सम करना है। तो ये भाव भी हमें जागृत करना पड़ता है भस्त्रिका करते हुए कि मेरी दोनों श्वास जब आप करेंगे तो बाएं चलेगी, दाएं, फिर दोनों एक साथ आए, दोनों श्वास एक साथ। इतना क्लियर हो गया? तो ये उद्देश्य है, क्योंकि जो साधक है, जो योग मार्ग पे जा रहा है, अब उसके लिए साथ साथ निगेटिव पॉजिटिव का कोई महत्व नहीं रहा है। उसका अर्थ है यूनिवर्स से मैं कैसे कनेक्ट हूँ, उसके साथ कैसे रहूँ। तो जितनी श्वास सम होगी, ऐसे उसकी सम श्वास की टाइमिंग बढ़ती रहती है, तो वो इजीली ध्यान में रहता है। इतना क्लियर हो गया? ये भस्त्रिका की पूरी साइंस होगी। और अगर हम पे समय बचा तो हम नई क्रिया कराएंगे, नहीं अन्यथा इतनी ही करा पाएंगे आज। जरा ओरेटा वेने का बका मैं पहले समझा दूं, क्योंकि जब वहां बैठ जाएंगे तो हम बीच बीच में ध्यान में भी जाएंगे। तो वहां से जब मैं आऊंगा और दोबारा वो चीजें समझाऊंगा आंखें खोलने के लिए, तो आपका ध्यान हट जाएगा। इन सारी क्रिया का उद्देश्य से ध्यान में ले जाना है। ये बता देता हूं, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। ये दो ब्लड वेसल्स हैं, ये नाभि जो हमारी नेवल है, नेवल के दोनों तरफ है, ओएटा और वेना कावा। जो भी आज समस्याएं आ रही हैं बीपी की, बीपी के लिए केवल जिम्मेदार ये नाड़ियां हैं। और इनमें भी जो नाड़ी जिम्मेदार है, जो ब्लू ब्लड वाली नाड़ी है, वही जिम्मेदार है। तो इसमें ब्लॉकेज आते हैं सबसे पहले। वो ब्लॉकेज जो हमारे जो अभी हमारी जीवन शैली उसके कारण हो, या इमोशंस के कारण है। दो तरीके से हम बीमार होते हैं। या तो इमोशंस हमारा कोई बहुत अफेक्टेड होता है, तो एक समय के लिए जो बीपी हाई होता है पहले इमोशंस पे, वो जो ट्रिगर होता है, और वो इमोशंस जब हम बहुत लंबे समय तक अपने अंदर रखते हैं, तो उस वक्त हमारा ब्रेन आसपास की चीजों को भी एब्जॉर्व कर लेता है, आसपास उसको क्या हो रहा था। तो जब ब्रेन वो एब्जॉर्व कर लेगा, जो हम बीपी के कोज को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उस समय जब भी ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हम इतनी गहराई से चले गए उसके अंदर
कोई बात हमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई और उसमें बीपी हमारा हाई हुआ, और जनरली ये चीज़ें हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, और वो रात तक हम पूरा उस पर विचार करें, तो जो आसपास वातावरण में घट रहा है तो वो चीज़ें ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब वो अवचेतन में हमारी चली जाती चीज़ें, तो जब भी, हाँ, कोई डॉक्टर उसका कॉज नहीं ढूंढ पाता, वो केवल ध्यान ही ढूंढ सकता है। जब भी वो चीज़ें घटेंगी हमारा बीपी हाई हो जाएगा। हम तो शांत बैठे थे, बीपी आज हाई क्यों हो गया? अगर उस वक्त आप बहुत ज़्यादा उस जो वो घटना घटी है उसके साथ बहुत ज़्यादा अंदर कंपित हैं और बहुत ज़्यादा उसमें महसूस कर रहे हैं, और उस वक्त कोई कुत्ता बाहर भौंक रहा है, तो ये समझ लीजिएगा, जब भी कुत्ता बाहर भौंकेगा आपका बीपी हाई हो जाएगा। आपने देखा है कि कोई मोटरसाइकिल बाहर से निकली उस दौरान, आपको नहीं मालूम है, उस दौरान जो भी घटना आती तो तुरंत बीपी हाई हो जाएगा। तो जो भी व्यवस्था है उस वातावरण में, परिवार में जो भी उस वक्त थी, अगर वो सिचुएशन दोबारा आएगी, तो व्यक्ति हंस रहा है, खेल रहा है, बातें भी कर रहा है, लेकिन वो सिचुएशन आई है तो मन को नहीं पता है, जो चेतन में बैठा है वो तो अपना काम कर देगा, तो बीपी हाई हो गया। बीपी क्यों हाई हो गया? और यह सीधी वो बातें सामने दोबारा से आ जाएं, तो इसको, ये मैंने कारण बताया है, तो एक क्रिया के माध्यम से ओजिमा में इसको रोज रोज एक्टिवेट भी करते हैं। तो एक्टिवेट का करना मतलब यही है, जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो वहां जो ब्लॉकेज बन चुके हैं, जो फ्लो को सीधा नहीं जाने दे रहे, उन एक्टिविटी उनको करके खोला जाता है, ताकि जैसे जैसे फ्लो सिस्टम में आएगा, तो जितना भी समय लगेगा उस समय के बाद धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है, जब ब्लॉकेज खोलने शुरू हो जाते हैं, कि हाँ, ये बीपी अब नॉर्मल होता जा रहा है। ये आज भी हो सकती है क्रिया, तो वहां से फिर मैं ध्यान की अवस्था में हूँगा, तो इसलिए मैंने भी आपको दिखा दिया। अब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको पहले, जो डेली का रूटीन है, और उससे पहले एक्सरसाइज के कुछ तरीके बताऊंगा। अभी आप बैठे रहेंगे। हम लोग एनर्जी बॉडी पे काम कर रहे हैं। एनर्जी बॉडी एक फिजिकल बॉडी है हमारी, एक दूसरी एनर्जी बॉडी है। एनर्जी बॉडी जो योग जिसको बोलता है 72,000 नाड़ियाँ किताबों में, वो सब एनर्जी बॉडी में। वो एनर्जी बॉडी हमारे शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी है। वो नाड़ियाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नाड़ियाँ बह रही हैं, और अंदर भी वो नाड़ियाँ, वो बराबर शरीर में हमारा फ्लो चल रहा है, और वो इस फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई है। उसमें हमारा सब अनंत जन्मों के जो ब्लॉकेज है, अनंत जन्मों की चीजें उसके अंदर सब है। तो जब योगियों ने जाना कि क्या तरीका है उसको फ्लो ठीक करने का, तो उसमें जो एनर्जी बॉडी में जो सबसे बड़ी बाधक है, जो फिजिकल बॉडी तक पूरी एनर्जी नहीं पहुंच पाती, वो हमारी है टाइटनेस। हमें हमेशा जो टाइट रहना सिखाया जाता है, वो हमारी एनर्जी बॉडी को ब्लॉक करता है, और यही शिक्षा है। ज्यादातर व्यक्ति ऐसे तन के खड़ा है, सीधा ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ये सिखाया जाता है। तो लेकिन इसमें हमारी जो फिजिकल बॉडी तो काफी अच्छी इंप्रेसिव नजर आती है, चेस्ट बाहर आ गई, पूरा बॉडी टाइट है, तो लेकिन एनर्जी बॉडी के जो फ्लो था वो रुकना शुरू हो जाता है, और उसके फ्लो रुकने से जब फिजिकल बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिलती, तो धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो जो जानने वाली बात है कि एक तो ये है कि ये जो पैरों का पोर्शन है हमारा, जनरली हम लोग खड़े होते हैं और हमें पता नहीं तो हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें 3 दिन तक यही काम करना है, तो अक्सर कोई ऐसे खड़ा है। लेकिन जो भी लोग इसको जानेंगे वो कभी भी ऐसे नहीं खड़े होंगे। केवल इतना कर देने से ही अब आपकी एनर्जी बाहर चली गई, और केवल इतना कर देने से आपने अपनी एनर्जी का को चारों तरफ से रोक दिया एक तरह का, क्योंकि ये पूरा बहुत गहरा सिस्टम है पोस्चर का, कि कैसे आप एनर्जी को अपने आसपास इकट्ठी करके रखें। तो पहली शर्त तो ये है कि पैर बहुत बाहर नहीं होने चाहिए, हल्का सा ऐसे। दूसरा, हमारे सारे जॉइंट्स लूज होने चाहिए, जॉइंट्स टाइट नहीं होने चाहिए। जॉइंट्स जितने टाइट होंगे उतना हमारा सारा जो ब्लॉकेज होगा और उसके रोग हमारे शरीर पर आएंगे।
तो उसको लूज रखना है, घुटने हमारे लूज रहेंगे। हमारे जो हिप्स हैं, जब हम क्रियाएं करेंगे आगे, दिन में तो आप कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन ये लूज ही रहें, ऐसे कभी ना रहें, ऐसे रहें बस। और जो हिप्स हैं हमारे हल्के से बाहर होते हैं, ऐसे जो हम क्रियाएं करते हैं ये, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग अर्थ से एनर्जी लेते हैं। हजारों हजारों साल पहले हमारे यहाँ पूंछ होती थी, पूंछ आज भी पशु पक्षियों में है, तो वो केवल एनर्जी पृथ्वी से लेने का एक साधन है। तो हमारा एनर्जी का अभी एनर्जी बॉडी की जो वेव्स है वो बराबर पृथ्वी से टच है। पूछ काट दी है, लेकिन वो अभी भी हम एनर्जी वहां से अगर अभ्यस्त करें तो पूरी एनर्जी वहां से खींचते हैं। तो वो ये सीधा पोस्चर जमीन में आना चाहिए, ये रहना है, ठीक है। घुटने लूज रहने, हाथ लूज रहने, क्रियाएं जब करेंगे लूज रहेंगे, बॉडी टाइट नहीं। तीसरी चीज, जब हम क्रियाएं करेंगे, एक एक्सरसाइज आएगी ऐसे, क्योंकि मेरा चेहरा इधर होगा, तो एक्सरसाइज ये आती है। और जनरली गार्डन वगैरह में लोगों को आप देखते भी ऐसे करते हैं लोग, लेकिन कोई भी चीज गलत नहीं है। एक तो किसी और को वो मैं केवल अंतर बता रहा हूँ, कोई भी चीज गलत नहीं है, सबकी अपनी साइंस है अलग। जब हम एक्सरसाइज ये वाली करते हैं तो दोनों हाथों में एक एनर्जी की बॉल महसूस करेंगे, जो आप 2 दिन बाद ही महसूस करने शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, ज्यादा नहीं। अगर आप तल्लीनता से गए तो आप एनर्जी इतनी महसूस करेंगे। अगर आप चाहें हाथों को मिलाना, ऐसे तो मिला ही सकते हैं कोई भी, लेकिन अगर देखेंगे कोई चीज ने बीच में दोनों में रोक दिया, तो एनर्जी है। ये केवल कॉन्शियस होने से ही हम लोग इसको फील कर सकते हैं। तो जब हम इन हाथों को लेके जाते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि एनर्जी की बॉल हमारे हाथों में। और जब भी हम बाई तरफ जाएंगे तो ऐसी एनर्जी की बॉल को हमने संभाला हुआ है, और एनर्जी की बॉल को ही हम लोग ऐसे ला रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना। हर क्रिया करते हुए हमें होशपूर्ण रहना। मैं यहाँ बोलता रहूंगा कि कैसे कैसे हम शरीर के प्रति होशपूर्ण। हमें शरीर के अंदर जाना है, शरीर से अपना कनेक्शन बनाना है, बहुत प्रेमपूर्ण कनेक्शन बनाना है। तो आप देखेंगे केवल प्रेमपूर्ण कनेक्शन बनाने से ही बहुत बीमारियां आपकी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर से कनेक्शन बनाना शुरू बंद कर दिया। हमारी 95% ऊर्जा बाहर जा रही है। हम हैं यहाँ पर, आत्मा हमारे शरीर में, 95% बाहर है। लेकिन योगियों का कहना है कि 95% आप अंदर रखेंगे, 5% अगर बाहर रखेंगे तो आप पूरे अस्तित्व को समझ लेंगे। उनका ये घोषणा है, उनका ये अनुभव है। केवल 5% अवेयरनेस अगर आपकी बाहर है, तब भी आप पूरे इस जगत को समझ लेंगे, अगर 95% है। लेकिन हो रहा है उल्टा, 95% हम बाहर है, 5% जो वो आत्मा बची हुई है शरीर के अंदर, बस वो रुकी हुई है। तो उसको हम कैसे अपने शरीर तक आए और कैसे शरीर को समझे और कैसे शरीर को प्रेम करें, वो मैं एक्सरसाइज के माध्यम से धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। शरीर को प्रेम करने मात्र से ही हजारों रोग आपके शरीर के दूर हो जाते हैं। केवल हम उसको प्रेम से फील करें, बस फील करते करते, जैसे एक माँ अपने बेटे को फील करती है, और कितनी उसकी भावनाएं, जो कुंठित भावनाएं होती है, रिलीज हो जाती है माँ के गले लगाने से, गोदी में लेके बैठने से रिलीज। और वो चाहे हम बेटा हो, चाहे कोई पशु हो, कोई कुछ भी हो, सबके अंदर वही सेल्स काम कर रही है, वही इंटेलिजेंसी काम कर रही है। तो वो हमारी इंटेलिजेंसी है। अगर हम उससे टच करेंगे तो वो खुल के जब सामने आती है तो वो बहुत बड़ा काम हमारे साथ करती है, प्रेम। ठीक है, अब आप खड़े हो जाएंगे, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। आज एक्सरसाइज को सीखेंगे, और समय रहा तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आज उसको जो चीज सिखाई जाए उसे बड़े ध्यान से सीखें। फर्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने रखें, शरीर लूज रहे, घुटने बैंड रहे, स्पाइन स्ट्रेट रहे, शोल्डर लूज रहे, कंधे लूज रहे। एक्सरसाइज नंबर 1 मेरे साथ, जब बाईं तरफ जाएंगे श्वास भरते जाएंगे, जब आएंगे तो श्वास छोड़ते आएंगे। करेंगे मेरे साथ, 1 श्वास भरते हुए, 2 वापिस, 3 श्वास भरते हुए, 4 वापिस, 1 2 3 4 1 2 3
राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड। सारा ध्यान अपनी रीढ़ पे लेके जाओ। रीढ़ को ज्यादा से ज्यादा जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़ते जाएं, फील करें। अप, टू, और ज्यादा। सारा ध्यान रीढ़ पर, रीढ़ के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। अप, थ्री, अप, फोर, अप। लेफ्ट टर्न, बाईं ओर घूमे, आगे वाला पैर बेंड, पीछे वाला पैर स्ट्रेट। सारा ध्यान रीढ़ पर, पीछे की ओर मोड़े। वन, और क्या करना है, पीछे की ओर मोड़ना है, रीढ़ को ऊपर खींचना है। दोनों काम एक साथ करें। पीछे की ओर भी मोड़े, रीढ़ को ऊपर खींचे, ऊपर की तरफ, जैसे कोई चीज आप बाहर ऊपर की ओर खींच रहे हो। अप, टू, रीढ़ को मोड़ेंगे, ऊपर की ओर खींचे और शरीर के प्रति होशपूर्ण हो जाएं। अप, थ्री, छाती को फैलाएं, फैलाते जाएं, छाती को फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। जो हाथ कमर पर रखे हैं उनके स्पर्श को महसूस करो। हाथों से कमर को दबाओ। अप, फोर, और कानों को खुला रखो। जो भी ध्वनियां आसपास हो रही है उसके प्रति होशपूर्ण हो जाओ। अप, नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी हम आगे वाला पैर बेंड कर रहे थे, अब आगे वाला पैर सीधा, पीछे वाला पैर बेंड, और जिस ज्वाइंट है इस पे वजन बनाना है। वन, और अपनी त्वचा को महसूस करो। जो शरीर का सबसे ऊपरी आवरण है उसके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ, अपनी त्वचा को फील करो। अप, दिस साइड, टू, और अंदर जाओ, अपनी हड्डियों को महसूस करो। होशपूर्ण हो जाओ। मेरे पैर की हड्डी ऊपर कहाँ से जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, नस नाड़ियों को महसूस करो। अप, थ्री, पूरे शरीर को खींचो, अपने पूरे स्केलेटन सिस्टम को महसूस करो। अप, फोर, ध्वनियों के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। जो भी आसपास ध्वनियां हो रही हैं कानों को खुला रखो। शून्यता के प्रति। अप, दोनों हाथ कमर पर रखो, कमर के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। अपने हाथों के कमर के स्पर्श को महसूस करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब यहां से कमर को पूरा घुमाएंगे। वन, पूरा राउंड, टू, पूरा राउंड, यहां वो एनर्जी को घुमा रहे हैं अंदर। थ्री, रिवर्स, वन, टू, थ्री। गर्दन की एक्सरसाइज। एक गर्दन को समझ लेंगे। गर्दन जैसे हमारा है, आगे ध्यान में भी काम आएगा। गर्दन ऐसे है हमारी, तो गर्दन को बस हल्का ऐसे खींचना है। ऐसे मैंने बोला था ना कल, पशु पक्षी को देखते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे खींचे, बस ये सीधा क्राउन जो है आपका आकाश की सीध में आ गया, यूनिवर्स की। तो जैसे ही हल्का से ऐसे है तो जो एनर्जी आ रही है वो आगे पीछे से निकल जाएगा। जैसे हम ऐसे करें तो हम लोग जो ये ध्यान में आपके काफी काम आएगा। वही एक्सरसाइज में भी करना है आपने। तो यहाँ से हल्का सा गर्दन खींची, लेफ्ट राइट, श्वास भरते हुए लेफ्ट जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट आएंगे, नीचे आएंगे। वन, श्वास भरते हुए, टू, श्वास छोड़ते वापिस,
फिर राइट साइड श्वास भरते हुए 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अप एंड डाउन। उसी तरह से गर्दन का जो मैंने पोस्चर बताया था ना, गर्दन को सीधी ऐसे नीचे नहीं करनी है। जब गर्दन लाएंगे तो जो मैंने तरीका बताया, यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे, अप एंड डाउन। 1 नीचे, 2 अप, 1 नीचे, 2 अप, 1 नीचे, 2 अप। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेफ्ट राइट। 1 नाड़ियों पे ध्यान दो, खिंचाव पर। 2 3 सब नस नाड़ियों पे ध्यान दो। 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम गर्दन को घुमाएंगे ऐसे। और क्या विशेष ध्यान रखना है आपने, पहले ध्यान से समझ लें। फिर धीरे धीरे कैसे आप होशपूर्ण होते हुए शरीर को समझेंगे। जब गर्दन आपकी घूमेगी आंखें बंद करके, तो आप भाव करें कि धड़ पर कोई बॉल है, गर्द सिर ना होके बॉल है, जो बहुत एक बारीक तार से बंधी हुई है और ये घूम रही है। दूर खड़े होकर अपनी धड़ को भी देखें और उस पर घूमती बॉल को महसूस करें। करेंगे मेरे साथ। 1 2 3 उस बारीक तार तक जाए। 4 जिससे ये 5 बंधी है। 6 रिवर्स। 1 2 3 शरीर के प्रति होशपूर्ण। 4 जैसे कोई बॉल अपने आप घूम रही हो। 5 6 नेक्स्ट एक्सरसाइज घुटनों की एक्सरसाइज। दोनों हाथों को घुटनों को हाथों से अच्छी तरह ग्रिप करेंगे, मतलब जो पकड़ है आपकी टाइट होनी चाहिए। और लेफ्ट साइड से घुमाते बैठेंगे, राइट साइड से उठेंगे। 1 2 3 रिवर्स विपरीत दिशा में। 1 2 3 पैरों को खोल लें 1 फीट की दूरी पे। घुटनों को मिलाते बैठेंगे, खोलते उठेंगे। 1 2 3 आउट टू इनसाइड। 1 2 3 अप एंड डाउन। एनएस की फोटो दिखा, पेरिनियम की। अभी अप एंड डाउन एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ, जब लग जाए बता दें। दोनों घुटनों के यहाँ पे ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए, मजबूती से। मेरे साथ 1 2 3 फोर्थ एक्सरसाइज में यहाँ धीरे धीरे 3 दिन तक 6 दिन तक जिस केंद्रों पे काम होना है, वो जो एनर्जी के मेन सेंटर है, जहाँ से एनर्जी सीधी करंट के साथ ब्रेन से जुड़ी हुई है, उन सेंटर्स पे काम होना है। उनकी अपनी अपनी एक्सरसाइजेज हैं। ये है, नए बच्चे ना समझ पा रहे हो इसलिए चित्र दिखा रहे हैं। पेरिनियम, टेस्टिकल एनस के बीच में, वजाइना एनस के बीच में बिल्कुल सेंटर है।
ये सीधा पॉइंट है जो सीधा हमारे ब्रेन से जुड़ा है। और कोई तरीका नहीं इस ब्रेन को एक्टिवेट करने का। जैसे जैसे आप क्लासेस में आएंगे कि हमारी चेतना का विकास ही ब्रेन का विकास है, हमारे ब्रेन का विकास ही हमारी चेतना का विकास है। ब्रेन को एक्टिवेट करने का इस एनर्जी के माध्यम से जो तरीका है वो हमारे पास जो ईश्वर ने जैसी व्यवस्था की है मनुष्य के अंदर, वो पेरिनियम, एनस और बहुत ऐसे पोर्शंस हैं जिन पे काम करना होता है। तो फोर्थ एक्सरसाइज में हम बच्चों को पहले देख लें, थोड़ी देर ऐसे बैठना सिखाते हैं। मैं नजर आ रहा हूं सबको? एक मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज पहला दिन है, सीख रहे हैं, बैठ बैठ बैठ। हम लोग ऐसे बैठना सिखाते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे बॉडी को रोकना होता है और यहाँ पर रोकते हमें एनस और पेरिनियम को ऊपर खींचना होता है और इसकी टाइमिंग बढ़ती चली जाती है। रीड इसमें सीधी रहती है। तो मैं रोज कराऊंगा, तो इसलिए मैंने बताया है कि ध्यान आपको एनस और पेरिनियम को ऊपर खींचना है। हमें पूरा काम ही उसी पे करना है अगर हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं। अन्यथा तो पूरा संसार जी रहा है 70 साल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो बिना इस एनर्जी को छेड़े तो संभावना ही नहीं। कोई आज तक यात्रा बनी नहीं है साक्षी को छोड़कर। चलेगा, उठ जाएंगे, एक बार ये अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ यहां से बैठेंगे, रीढ़ सीधा, अपने घुटनों पे बैठना और एनस को और पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचे। आज हम मैं 3 तक गिनती करूंगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 एंड फुल डाउन। बैठ जाएं, सिट डाउन। चलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ग्रिप योर राइट हैंड मेरे साथ। 1, बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से। 2 3 रिवर्स। 1 2 फील करो एक एक नस नाड़ी को। 3 चेंज। 1 2 3 रिवर्स। 1 2 3 ग्रिप योर फिंगर्स। सबसे पहले अपने हाथों को बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से फील करो कि मेरे हाथ इस जगत के सबसे सुंदर हाथ है। बहुत प्रेम से फील करते सारी एनर्जी अपने फ्लो में बहनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ। 1 2 3 चेंज। 1 2 3 शोल्डर एक्सरसाइज। अब भाव करो मेरे हाथ मेरे कंधों से कहां से जुड़े, अंदर जाने की कोशिश करना। कौन सी नस नाड़ियां मेरे हाथों को मेरे कंधों से जोड़े हुए हैं, उस ज्वाइंट्स को जानने की कोशिश करना। मतलब होशपूर्ण होना है शरीर के प्रति। 1 फील करो। 2 अंदर जाओ। 3 रिवर्स। 1 2 3 ग्रिप योर लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड को हम राइट साइड खींचेंगे, लेकिन देखेंगे मेरे हाथों में मेरे कंधों में कहाँ रुकावट है, कहाँ से ज्वाइंट्स रुक रहा है। हमें किसी डॉक्टर से नहीं कराना, स्कैन नहीं कराना, हमें खुद जानना है कौन सी नाड़ी है जो बाधित हो कर रही है, कहाँ पेन हो रहा है। क्रिया करते हुए होशपूर्ण। 1 खींचो, महसूस करो कहाँ रुकावट है। अप। 2 महसूस करो कहाँ रुकावट है। अप। 3 अंदर जाओ और खींचो। अप। 4 अप। 5 अप। 6 अप। ओपन योर लेग्स।
जो दूसरी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि धीरे धीरे, क्योंकि हमें हाउसफुल होना है, आवाज कम से कम हो। जब हम पैर उठाएं, पैर रखें तो आवाज ना हो, कोशिश करनी है। टर्न योर राइट लेग, अपना दाएं पैर बाएं पैर के ऊपर रखो, फील करो। सबसे पहले अपने पैर को फील करो, उसके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ। आज तक शायद हमने फील ना किया हो, लेकिन फील करो इसकी गर्माहट को, इसकी ठंडक को, इसकी एनर्जी को फील करो और घुमाओ। 1, फील करते प्यार से। 2, जैसे आप इसी के लिए काम कर रहे हो। 3, रिवर्स। 1, फील करते हुए। 2, 3 एंड टच योर नी। जब मैं 1 बोलूंगा, सिर को अंदर जितना आगे तक जा सकते हैं ले जाएंगे और उठ जाएंगे। 1, 2, 3 और 4th पे थोड़ी देर नीचे रुकेंगे। 4th, जितना भी रुक सकते हैं आराम से। चेंज योर लेग पोजिशन, फील करो पैरों को, उसके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ। 1, 2, 3 रिवर्स। 1, 2, 3 and touch your knee. 1, 2, 3 down on 4th. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पैरों को खोलो, राइट साइड टच नहीं, राइट, मैं राइट साइड जाऊंगा, आपका राइट साइड इधर रहेगा। सिर को ऐसे घुटनों पे लगाएंगे, लेकिन प्रेम को फील करो। आज तक हमने अपने शरीर को फील नहीं करा। अपनी थाइज को फील करो, नी को फील करो, पिंडलियों को फील करो, पैरों को फील करो, बहुत प्रेमपूर्ण। ऐसे बस बिल्कुल ऐसे मार बेटे वाला संबंध, ऐसा अपने शरीर से संबंध फील करते कि मैं आज इसके लिए काम कर रहा हूँ, उसको भी अच्छा फील हो रहा है। करेंगे बेसा। 1, 2, 3 down on 4th. अपोजिट साइड फील करते हुए। 1, 2, 3 डाउन ऑन 4th। फील करें, थोड़ा खो जाए अपने शरीर में, उसके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाए। सामने की ओर, दोनों हाथ पीछे। 1, 2, 3 down on 4th. नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम यहाँ ये थाइज को वाइब्रेट करते हैं। एक तो वाइब्रेशन की साइंस को समझना है 3 दिन में। केवल वाइब्रेशंस की साइंस एक ऐसी साइंस है जो आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट कराती है। तो जब भी हमें उस एनर्जी की जरूरत होती है, हम वाइब्रेट होते हैं। नेचुरल वाइब्रेट, रोने में, हंसने में, डर में हमें एनर्जी जो है तो वाइब्रेट होती है बॉडी। लेकिन योगी उसको बार बार वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन जितनी होगी, जितनी साइज, क्योंकि हर चीज यहाँ पे अपने ऑर्बिट में घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, आसपास जितनी चीजें हैं हमारी बॉडी के एक एक साइज घूम रही है। तो उनको हमें दोबारा से उस सिस्टम में लाना है जिस सिस्टम में हम इस पृथ्वी पर आए थे। तो वाइब्रेट, तो ये तो पूरे दिन चलेगा ही, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ वाइब्रेट करते हैं बॉडी को, इसलिए क्योंकि जो आगे 3 दिन में आएगा, नाड़ियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी में एक नाड़ी जिसमें हम लोग काम करें, नाड़ियां तो बहुत है, उसी का नाम ले रहे हैं। तो स्प्लीन, स्प्लीन एक नाड़ी है, जो स्प्लीन एक आपका ऑर्गन है जो आपके भोजन में बहुत सहयोगी है। तो उसको वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का अर्थ होता है ढीला हाथ मारना, ढीला ढीला हाथ मारना। पीछे की तरफ जो नाड़ी आ रही है, गॉल ब्लैडर, वाइब्रेट।
दोनों ही खाने में सहयोगी हैं, भोजन को पचाने में। पीछे दोनों हिप्स के बीच में कल आएगा चैप्टर में आ जाएगा सैक्रम, हल्का सा उसको वाइब्रेट करो पीछे, दोनों हिप बोन के बीच में। इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सैक्रम, बटरफ्लाई करेंगे, होस्ट पूर्ण होकर एनएस को ऊपर की ओर खींच के रखें, पेरिनियम को खींच के रखें और वाइब्रेट करें बॉडी को, रीढ़ को वाइब्रेट करें। की जरूरत नहीं। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम अब हम शुरू करने जा रहे हैं। लाइटिंग की जरूरत रहेगी, इस ध्यान में जाना है। अब जो प्राणायाम मैंने आपको बताया था, भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास छोड़ने की क्रिया, और धीमी गति से शुरू करेंगे, उस गति को बढ़ाते जाएंगे। वैसे लाइटें बंद करना, और उसी के बीच में आपको ध्यान की तरफ लेकर चलूंगा, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप अनुसरण करें, और धीरे धीरे कैसे इस शरीर के होते इसमें प्रवेश करते हैं। तो पहले धीमी गति से शुरू करेंगे मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास छोड़ने पर जोर देंगे, लेना स्वाभाविक होगा। करते जाएं, सांस को छोड़ते जाएं, और मैं अपनी समस्त गैसेज को बाहर फेंक रहा हूँ। जो वेस्टेज गैसेज है जो मेरे शरीर में, मैं उनको बाहर फेंक रहा हूँ। उनको बाहर फेंकते जाएं, बाहर फेंके, बाहर फेंके, बाहर फेंके, फेंकते जाएं। स्टॉप, वहीं पर रुक जाएं। जैसे स्टॉप करते जैसे मृत्यु घटित होगी, वो शरीर अलग में अलग। शरीर जो जमीन पर रखा है उसके स्पर्श को महसूस करें। शरीर का जो भी भाग जमीन से स्पर्श हो रहा है उसको महसूस करें। महसूस करें मेरा शरीर, मांस मज्जा का शरीर। अपने पेट को महसूस करें, मेरा पेट। महसूस करें अपनी कमर को, मेरी कमर। मेरी कमर, मैं नहीं, मेरी कमर। मैं हूं शरीर में, शरीर से जुदा ऊर्जा रूप में। कंधों को महसूस करें, मेरे कंधे। सिर को महसूस करें, मेरा सिर। पूरे शरीर को महसूस करें, मेरा शरीर। इसको मैंने मैं माना है, जिसमें एक दिन मैं प्रवेश किया, जिससे एक दिन मैं निकल जाऊंगा। मेरा शरीर, लेकिन मेरा मंदिर। इसके रख रखाव पर ही मेरा विकास संभव है। मेरा वाहन, मेरे विकसित होने का माध्यम, मेरा शरीर। इसके प्रति प्रेम पूर्ण हौसला हो जाओ। फिर एक बार भस्त्रिका प्राणायाम और तीव्र गति से स्टार्ट।
करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। कोई बीमारियां भी अगर अंदर हैं तो उसको महसूस करो, बाहर फेंको। जो बीमारी है वो भी एक एनर्जी के रूप में है, उसको बाहर फेंको। जो भी बीमारी है वो एक एनर्जी है जिसमें अपने आप एक ब्लॉकेज हो गई है, उसको बाहर फेंको, बाहर फेंको, बाहर फेंको। याद करो और उसको बाहर फेंक दो, याद करो और उसको बाहर फेंक दो पूरी शक्ति के साथ। मैं सफाई कर रहा हूँ, सब बाहर फेंक रहा हूँ। समस्त बीमारी मेरी बाहर आ रही है श्वास के साथ, और शुद्ध ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है, शुद्ध ऊर्जा अंदर जा रही है, बाहर फेंक दो। स्टॉप। मैं रुक जाए, बस हो जाए। शरीर जो जमीन पे रखा है, महसूस करो अपनी एनर्जी बॉडी को। जब क्रिया तीव्र गति से की होगी तो एक झंझनाहट, कंपन आप महसूस कर रहे होंगे हाथों में, शरीर के आसपास। मेरी एनर्जी बॉडी, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करो। होशपूर्ण हो जाओ, पहले शरीर के प्रति, फिर इस एनर्जी बॉडी के प्रति। फिर एक बार पूरी शक्ति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम पूरी शक्ति के साथ, पहली क्रिया में हम शरीर की सफाई करते हैं, दूसरी क्रिया में जब आप अभ्यस्त हो जाओगे हम समस्त बीमारियों को बाहर फेंकते हैं, तीसरी क्रिया में बीमारी को कारण, बीमारी का जो कोज है, वो जो हमारी वृत्तियां हैं, ईर्ष्या हो सकती है, क्रोध हो सकता है, वासना हो सकती है, भय हो सकता है, तो जो भी है वो इमोशंस हमें मालूम है, उसके प्रति ईमानदार होकर उसको बाहर फेंके, वो भी एक एनर्जी के रूप में। तो समस्त इमोशंस को जो भी हैं उनको बाहर फेंके मेरे साथ। स्टार्ट। फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। जो भी है उसको बाहर फेंके। अगर कोई भय है, किसी तरह का भय है, भय किसी भी प्रकार का हो सकता है, अंदर जाएं, अपने भय को स्वीकार करें, मुझको ये भय है, उसको बाहर फेंक दें, बाहर फेंक दें, बाहर फेंक दें। जो भी भय है उसको बाहर फेंक दें। किसी भी तरह का भय हो सकता है, पति का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, अगर बच्चे तो स्कूल में प्रिंसिपल का हो सकता है, टीचर का हो सकता है, अंधेरे का हो सकता है, भूत प्रेत का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है। जो भी भय है उसे स्वीकार करो, बाहर फेंको। वो एनर्जी के रूप में, वो अवचेतन में हमारे अंदर चला गया, किसी घटना के माध्यम से अवचेतन के द्वारा अवचेतन में प्रवेश कर गया, उसको बाहर फेंको। बच्चों में पिता का हो सकता है, माता का हो सकता है, उसको बाहर फेंको, बाहर फेंको। अगर ईर्ष्या है, अगर ईर्ष्या है तो उसे स्वीकार करो, मुझे ईर्ष्या होती है अपने मित्र से, अपने पड़ोसी से, पहले स्वीकार, फिर बाहर फेंको। वो एक एनर्जी है, आपके हाथों में नहीं है, वो केवल है, वो प्रवेश कर गई, अब उसको बाहर फेंको। कष्ट उसका हमसे ही होता है, हमको ही कष्ट होता है जब किसी से ईर्ष्या होती है, बाहर फेंको। याद करो किससे होती है, याद करो, बाहर फेंक दो, बाहर फेंको, बाहर फेंक दो, बाहर फेंको। क्रोध है, अगर क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, क्रोध है, याद करो कब कब क्रोध होता है, बाहर फेंको। वो एक एनर्जी है, एनर्जी है। क्रोध का कोज क्या है, मेरे अनुरूप सब होना चाहिए, मेरे अनुरूप सब होना चाहिए, क्रोध का कारण है। तो कभी किसी के अनुरूप कुछ नहीं होता है, बाहर फेंको, बाहर फेंको। सहज करो, जीवन को सहज करो,
सब व्यक्ति अपने जीवन को जीने आए हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है, ये क्रोध का कारण है। तो बाहर फेंको, सबको जीने दो, खुद जियो, सबको जीने दो, खुद जियो। बाहर फेंको सारे क्रोध को, बाहर फेंको, बाहर फेंको। स्टॉप। वही बस हो जाए। इन सूत्रों को समझो, बीमारियों को, बीमारियों के कारणों को, वो हमारे अंदर ही हैं, वो हमारे अवचेतन में चले गए, बस हमारे बस में नहीं है। उसमें कोई गलती नहीं, कोई गिल्टी महसूस ना करें। सामाजिक व्यवस्था के कारण, पारिवारिक व्यवस्था के कारण, हमारे खुद के स्वभाव के कारण वो हमारे अवचेतन में प्रवेश कर गए, अवसर आते ही बाहर आ जाते हैं। तो अवचेतन ही तो खाली करना है, क्रियाओं के माध्यम से सब अवचेतन बाहर फेंको। होशपूर्ण हो जाओ और देखो आती जाती श्वास को, इसके प्रति होशपूर्ण हो जाओ। शरीर को स्थिर कर दो, स्थिर तनाव वाला स्थिर नहीं, सहज स्थिर। शरीर जो जमीन पे रखा है उसके प्रति होशपूर्ण। एनर्जी बॉडी, झंझनाहट, कंपन, उसके प्रति होशपूर्ण। आसपास जो ध्वनियां हैं, दीर्घ, सूक्ष्म, बड़ी, छोटी, होशपूर्ण। किसी का चलना, किसी का खड़कना, पशु पक्षियों का बोलना, सुनने नहीं जाना, बस होशपूर्ण हो जाओ। और होशपूर्ण हो जाओ अपनी श्वास के प्रति। एक श्वास जो नासिका से गले में, गले से छाती या नाभि, या नाभि से भी नीचे, जैसे उसकी गति है उसको देखो। ना तो जबरदस्ती लेके जाना है, न जबरदस्ती लौटाना है। फिर उसको लौटते हुए देखो, गले में आई, नासिका में आई, और नासिका से बाहर पूरे होश को। फिर श्वास कब लौटी, नासिका के अंदर की परत से कब टकराई, देखो। देखो गले के अंदर की परत से उसको टकराते हुए। देखो कहाँ तक जा रही, गई। अब देखो कब लौटी, और होश को कब गले पर आई, कब नासिका से टकराई, कब बाहर आई। होश को कैसे निरीक्षण करना है श्वास का, जैसे एक शिकारी घने जंगल में किसी शिकार का धीमे दबे पांव से जाता है, पीछे पीछे। पशु रुकता है तो शिकारी भी रुक जाता है, पशु चलता है तो शिकारी भी चलता है। ऐसे सांस को देखो, नासिका में, गले में, पूरे होश को कहाँ तक। देखो कहाँ ठहरी, अब कब मोड़ी, देखो कहाँ आई, देखो गले में, फिर नासिका, नासिका से बाहर। श्वास का मुंह बाहर आते हुए देखो, फिर उसकी पूंछ भी बाहर आते देखो। फिर वो कब मोड़ी, कब वो प्रवेश करी नासिका में, अब पूरी प्रवेश कर गई गले में, छाती में। देखो बिल्कुल वैसे ही उसके साथ साथ धीमे धीमे कब वो अंदर गई, कब लौटी। और होशपूर्ण हो जाओ, गले के बिल्कुल बीचों बीच, नासिका के बिल्कुल बीचों बीच से लेके जाओ। कोशिश करो
अब ये नासिका से भी ना टकराए, धीमे से और धीमे अंदर उतारो, और धीमे, कहाँ तक, कहाँ रुकी, कैसे मोड़ी, और हो जैसे एक चोर चोरी करने जाता है दबे पांव से धीमे धीमे उतरो शरीर में, शरीर के किसी ऑर्गन्स को भी ना पता लगे, ना हार्ट को पता लगे, ना लंग्स को पता लगे, ऐसे इतने धीमे से अंदर प्रवेश करो और देखो धीमे से, बिना शरीर को पता लगे धीमे से बाहर आ जाओ। श्वास के साथ आप भी बाहर आ जाओ, श्वास पर बैठकर श्वास के साथ आप अंदर प्रवेश करो, प्रवेश करो धीमे से, श्वास के साथ। अब ना श्वास से आगे ना पीछे, श्वास पर बैठ कर ही धीमे से बाहर आओ, धीमे धीमे आओ। जैसे बाहर आए, श्वास पर बैठ कर ही धीरे से अंदर जाओ, होशपूर्ण रहो। शरीर अलग, मैं हूँ श्वास पर, शरीर के बाहर भी, शरीर के अंदर भी। इसी अवस्था में ध्यान में प्रवेश करो, होशपूर्ण रहो श्वास के प्रति। पूरी तरह से होशपूर्ण, पूरा ही उड़ेल दो, होश के साथ इस श्वास को जानो और स्वयं को जानो। शरीर को भूल जाओ, कानों को खुला रखो, सुनने में प्रवेश करो होश के साथ। विचारों को जाना नहीं देनी है। कोई भी विचार आता है उसको कहो अभी मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ, अभी मैं विचार करूँगा। जबरदस्ती रोकने से बार बार आएंगे, सिखो नहीं, अभी तो मैं श्वास पर ध्यान कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर देखो विचार में तो नहीं खो गए, फिर श्वास पर आ जाओ प्यार से। कोई चिंता मत करो, कहीं जाने की चिंता न करो, सब चीजें सहज अपने आप हो रही हैं, बस अंदर जाओ और कानों को खुला रखो। सारा ध्यान
बहुत होशपूर्ण होगा। श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है, जापानी भाषा में उसके लिए एक शब्द है, हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है, उस शब्द है उनका तांडेन, TANDEN। नाभि से 2 इंच नीचे ठीक श्वास चलती हो तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तांडेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तांडेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तांडेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है वो तांडेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना, आपकी श्वास तांडेन से चलती होगी। और जब आप तनाव से भरे हो, बहुत मन उदास, चिंतित, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना तो श्वास बहुत ऊपर से आके लौट जाएगी। ये श्वास का ऊपर से आके लौट जाना इस बात का सूचक है कि आप अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए। आज का सबक यही रहेगा कि हम श्वास पर ध्यान रखेंगे। श्वास नाभि से नीचे तक जाएगी। अभी 1 मिनट का ब्रेक और मैं करा रहा हूँ, ये आपको दिन भर करना है। कभी आपने जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो जमीन पे सिर रखते हुए जानवर होते हैं, उनको कभी अगर आपने देखा हो, वो पानी में उतरते हुए, घिसटते हुए कैसे पानी में उतरते हैं। आज पूरे दिन इस टेक्निक का ध्यान रखेंगे। श्वास अंदर जाएगा, उसको बिल्कुल ऐसे ही रोक देंगे जैसे कि श्वास लंबा, जिसका मुंह भी है, जिसकी पूंछ भी है, और नाभि के पास जाकर जैसे वो सिरक जाते हैं नीचे की तरफ, ऐसे उसको नीचे लेके जाना है। फिर धीरे से बाहर ले आना है। फिर धीमे से जाएगा श्वास, धीमे नाभि तक तो सहज चला जाएगा, फिर हल्का सा और नीचे जो हमारा हारा केंद्र है, जिसको श्रोतांदेन बोल रहे हैं, तो वहां पर श्वास आपकी जाए और धीमे से वापस आए। तो हमें 3 या 6 दिन कुछ और नहीं करना है। अगर हम खाली बैठे हैं तो केवल यही करना है, जो जो सूत्र दिए जा रहे हैं ना, इनमें गहरे उतरना है। बाकी चीज 3-6 दिन बाद कर लेंगे, लेकिन एक बार सूत्र अगर हाथ लग गया, फिर आपको जरूरत नहीं है किसी और ग्रंथ किताब पढ़ने की या जानने की, सूत्र हाथ लगना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं चूकेंगे 3 दिन, तो बिल्कुल अंदर जाएंगे। जब भी मौका मिला, श्वास चलते हुए श्वास, बैठे हुए श्वास, रोज नए नए सूत्र दिए जाए। गर्दन का जो मैंने पोस्चर बताया था वो रखेंगे। गर्दन जैसे हमारी सीधी धीरे धीरे ऊपर हो जाती है, कि गर्दन में हमारी इसलिए ऊपर होती है, जो वो एनर्जी में जब खींचती है ना, तो पीछे की तरफ खींचती है। जब आप ध्यान में गिर जाएंगे, झटके भी लगते हैं काफी साधकों को, वो पीछे की तरफ, फिर हमें बार बार उसे सीध में लाना होता है। फिर वो झटका देगी, गर्दन हमारी ऊपर उठ जाएगी, फिर उसको हमें सीध में लाना है। सीध में लाने का तरीका है, गर्दन को सीधी करके हल्का सा ऐसे खींच दिया तो सीध में आ जाएगा क्राउन, और हम एनर्जी को सीधा ले पाएंगे। जो 3 दिन में कराना है आपने, और श्वास पर ध्यान रखना है। और 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, जो अनिवार्य है, कोई नित्य क्रम कोई है इस तरह का जो भी है करके आ सकते हैं। फिर योगासन का सेशन चलेगा, फिर उसमें बार बार ध्यान करेंगे, क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे, उसे समझेंगे, रहना ध्यान में। अब यहाँ से जाएंगे भी ना तो ध्यान में ही जाएंगे, चले धीरे, उठे धीरे। जो 1-2 मित्र जो घर से आ रहे हैं, वो घर जाएंगे तो ये समझे हैं वो आश्रम में, हम यहीं पर हैं। बिल्कुल कोई ऐसी छूट ना दे वाणी को, आंखों को, जो आपका जो अंदर जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो न रुक जाए। हम यहाँ भीड़ में अकेले, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बस हम अकेले अपनी यात्रा। तो ऐसे जितना भी कोशिश हो करेंगे। आंखों की पट्टी जब जरूरत पड़े तभी, अन्यथा आंखों की पट्टी लगी रही, कोशिश करें, अभ्यास करें, और एक नई शक्ति भी हम आ जाएगी कि आंखें बंद करके भी आप चल सकते हैं। चलेगा। अगले 15 मिनट बाद ठीक सेशन शुरू।